बच्चों नमस्कार। मैं ए.के. ओझा आप सभी का आज के फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 में हम लोग क्वांटम नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर विचार किया था। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर लिखा गया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने यह बताया था कि एटम्स स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। इनके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करते हुए उसकी परिक्रमा करता है, सर्कुलेट करता रहता है। नील्स बोर ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी को बेस बना करके यह बताया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इफ एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अपोजिट चार्ज, देन इट्स एनर्जी डिक्रीज। यदि कोई भी आवेशित कण किसी विपरीत आवेश की परिक्रमा करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखा जाए तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं, तो इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी डिक्रीज होनी चाहिए। और जब इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब इनकी वर्किंग कैपेसिटी कम होगी तो धीरे धीरे इनका रिवॉल्विंग पाथ जो है, परिक्रमण पथ जो है वो शॉर्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और हो भी सकता है कि वो एक दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप कर जाए और पूरा परमाणु और परमाणु के साथ ही पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व विहीन हो जाए। लेकिन ऐसा कभी पाया नहीं गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया था रदरफोर्ड साहब से। इसको दूर करते हुए नील्स बोर साहब ने ये बताया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स रिवॉल्यूशन तो करते हैं, बट वो किसी स्टेबल ऑर्बिट में रह करके हमेशा रिवॉल्यूशन नहीं करते। टाइम टू टाइम वो अपना ऑर्बिट चेंज करते रहते हैं। मतलब वो न्यूक्लियस से कभी दूर जाते हैं, कभी नजदीक आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, जब कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और उस डिक्रीज एनर्जी को फिर से गेन करने के लिए वो इनर ऑर्बिट के अंदर जंप करता है और वहां से एनर्जी गेन करके फिर से पहले वाले ऑर्बिट में लौट जाता है, मींस आउटर ऑर्बिट में बैक हो जाता है। जैसे सपोज करें ये कोई एक न्यूक्लियस है एटम का, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बने हुए हैं। पाथ बने क्या है, इनको हम इन लाइनों के माध्यम से खुद को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पाथ को ये लाइन शो करते हैं। वैसे कोई लाइन वाइन होती नहीं। सपोज करें कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकेंड ऑर्बिट में है और सेकेंड ऑर्बिट में रह करके ये इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन की, जो कि अपने अपोजिट चार्ज
वाले न्यूक्लियस का परिक्रमा कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज होगी, ऊर्जा कम होगी और ये अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अंदर वाली कक्षा में आएगा, फिर ऊर्जा प्राप्त करके बाहर वाली कक्षा में लौटेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की ओर आता है, मीन्स नाभिक से ज्यादा डिस्टेंस वाले किसी ऑर्बिट से कम डिस्टेंस वाले ऑर्बिट में आता है, तो इससे वेव मोशन करती हुई छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को क्वांटम एनर्जी या फोटॉन एनर्जी के नाम से जाना। बस इसी क्वांटम एनर्जी के रिलीज होने की बात से क्वांटम नंबर का जन्म हुआ। क्वांटम एनर्जी रिलीज क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आया, इसने अपने गुण को खोया और जितने अपने गुण को मीन्स इसके चार्ज के कारण इसके अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी थी, इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जो इसके अंदर वर्किंग कैपेसिटी थी, इसके नेगेटिव चार्ज के कारण वो न्यूक्लियस के नज़दीक आने के कारण, चूंकि न्यूक्लियस के नज़दीक आने पर न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम हुई और वो एनर्जी वेव मोशन करती हुई बाहर की ओर निकली, जिसको हम लोग क्वांटम एनर्जी या फोटॉन एनर्जी के नाम से जानते हैं। एक दूसरे फिगर के से अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या यूं कहें ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये लास्ट ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन न्यूक्लियस के चारों तरफ इसी बीच में हमेशा अपना पाथ चेंज करते हुए, अपना ऑर्बिट चेंज करते हुए सर्कुलेट होते हैं। कोई यहाँ से आके घूम जाता है, कोई यहाँ से आके घूम जाता है, डिफरेंट पाथ पर। हम क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को मिला करके एक नया ऑर्बिट तैयार कर लिया, यहाँ नया ऑर्बिट तैयार कर लिया। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी बीच में फर्स्ट ऑर्बिट और लास्ट ऑर्बिट के बीच में रहते हैं और न्यूक्लियस से दूरी घटाते और बढ़ाते हुए मीन्स अपना ऑर्बिट चेंज करते हुए, अपनी कक्षा को बदलते हुए इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं। अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर को समझना बहुत जरूरी है। इसी क्वांटम नंबर के आधार पर, इसी क्वांटम एनर्जी के आधार पर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी करने के बाद स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर क्वांटम समझ में नहीं आया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज समझ में नहीं आएगा। अक्सर लोगों से पूछा जाता है क्वांटम नंबर क्या होता है, लोग बताते हैं क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्वांटम नंबर क्या होता है? तो ये टॉपिक बीच में जो गैप हो जाता है, इससे कंसेप्ट हमारा अच्छी तरह से बात समझ में नहीं आती है, कंसेप्ट कमजोर हो जाता है और फिर आगे स्टडी में हमें बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को ध्यान से देखा जाए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके उसको समझने की कोशिश की जाए तो हमें बहुत आसानी से, ये इसमें कुछ भी नहीं है, केवल बताने आना चाहिए। और अगर आपको अच्छी तरह से बताया जाए, आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश की, तो आप बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ जाएंगे। जाहिर है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कुछ और होगी। बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है और नाभिक से दूरी बदलने के कारण, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जब चेंज होता है तो डिस्टेंस चेंज होने के कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज होती है। इसी एनर्जी चेंज होने के आधार पर
इस संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के बाहर जितना बड़ा ये परिक्रमण क्षेत्र है, फर्स्ट ऑर्बिट और लास्ट ऑर्बिट के बीच में, इस संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को, रिवॉल्विंग एरिया को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कई छोटे 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 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसे हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। अब ये क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा क्वांटम नंबर क्या होता है, व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कई छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। अब इस क्वांटम नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरे को कहा गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 3 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथे को कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को प्रारंभिक स्तर पर जिन छोटे 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 वर्गों में विभाजित किया गया, उसको हम लोग प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। इसी को साधारण बोलचाल की भाषा में ऑर्बिट या कक्षा भी कहा जाता है या सेल कहा जाता है। इसको हम लोग न्यूक्लियस के पास वाले कक्षा से काउंटिंग इसकी शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और किसी भी परमाणु के अंदर विभिन्न जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा या फिर के, एल, एम, एन, ओ आदि से सूचित किया जाता है। चूंकि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर इनका डिवीजन हुआ, इसलिए इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल कहे जाने के कारण इनको एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, एनर्जी लेवल 5 इत्यादि के द्वारा भी सूचित किया जाता है। अब समझने की बात थोड़ी सी ये कि यहां सपोज कीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ। फिगर देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर रहेगा तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में रह करके रेवोल्यूशन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। वही दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पर है तो हम कहेंगे कि सेकेंड ऑर्बिट में रह करके ये परिक्रमण कर रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहा जाएगा थर्ड ऑर्बिट में है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा फोर्थ ऑर्बिट में है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट।
लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल ऑर्बिट में किसी खास एक ही ऑर्बिट में नहीं रहते, ये तो अपना ऑर्बिट चेंज करते रहते हैं। जब इनकी एनर्जी कम होती है तो कम हुई एनर्जी को फिर से गेन करने के लिए ये इनर ऑर्बिट में आते हैं और वहां से एनर्जी पा करके फिर से आउटर ऑर्बिट में रिटर्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये थर्ड या सेकेंड ऑर्बिट में भी आता होगा कभी ना कभी। जब फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो जिस समय ये यहां था उस समय तो हम कहेंगे कि फोर्थ ऑर्बिट में है, जब यहां आ जाएगा तब कहेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कोई जादू को जानता नहीं है, जादूगर तो है नहीं। आंख बंद किया, एक बार मंत्र पढ़ा, अंदर ध्यान हो गया यहां से, और यहां पर आकर के फिर से क्या हो गया, अवतरित हो गया। ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर आएगा तो इसको किसी न किसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, किसी न किसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, और रास्ते से होकर गुजरेगा तो इस रास्ते के हर एक पॉइंट को उसे क्रॉस करना पड़ेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां आने में कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो नाभिक से इस डिस्टेंस पर था, जब यहां आ गया नाभिक से इस डिस्टेंस पे हो गया, जब यहां आ गया नाभिक से इस डिस्टेंस पर हो गया, जब यहां आ गया नाभिक से इस डिस्टेंस पर हो गया। तो एनर्जी तो जैसे जैसे थोड़ी भी दूरी चेंज होती है, थोड़ा भी डिस्टेंस चेंज होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, तो एनर्जी तो चेंज होगी। सबसे पहली बात तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिट में कहा जाएगा, थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट, क्योंकि ये तो दोनों के बीच में है। तो ये बात दिमाग से हम लोगों को पहले निकालना है कि ये जो सर्कुलर लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, इसको अगर हम पास समझ रहे हैं तो ये गलत है। ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर समझ रहे हैं तो ये गलत है। ये जो दिखाया गया है सर्कुलर लाइन, ये न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस को दिखाया है। ऐसा नहीं है कि उसी लाइन में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहा जाएगा कि ये किसी पार्टिकुलर थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये एवरेज डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस ये दिखाया गया, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेंज यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वो कहा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। यहाँ से यहाँ तक के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो कहा जाएगा कि ये एरिया सेकेंड ऑर्बिट का है, इस बीच में इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर है। यहाँ से यहाँ तक थर्ड ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ ऑर्बिट। हर ऑर्बिट का एक रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा खेत है, फिर वहाँ से वहाँ तक उनका खेत है, फिर वहाँ से वहाँ तक उनका खेत है। लेकिन सैटेलाइट से जब फिगर लिया जाएगा तो 5 बीघे का जो खेत है वो बहुत बड़ा दिखाई ना पड़ेगा, एक पॉइंट से उसको केवल दिखाया जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट ही खेत है ऐसा नहीं है, उसका भी अपना एरिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के से दिखाया जा रहा है। और समझने के लिए ये उसका पोजीशन दिखाने के लिए एक पॉइंटेड एरिया कंसीडर करना जरूरी है, इसलिए वैसे दिखाया जा रहा है। वैसे तो 5 बीघा जमीन बहुत ज़्यादा होती है, आप खेती करने में थक जाएंगे अकेले अगर परिवार में। अब यहाँ से यहाँ तक सपोज करें, यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड ऑर्बिट, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तब भी सेकेंड ऑर्बिट में है, यहाँ है तब भी सेकेंड ऑर्बिट में है, यहाँ है तब भी सेकेंड ऑर्बिट में है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, सेकेंड ऑर्बिट में ही रह करके। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो न्यूक्लियस से इसकी अपेक्षा कम दूरी पर है, और जो यहाँ है वो उससे भी कम दूरी पर है। तो न्यूक्लियस से जब अलग अलग दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, जबकि वो सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड ही ऑर्बिट के अंदर हैं, तो डिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, अलग अलग ऊर्जा को रखेंगे।
इसका मतलब किसी एक ही ऑर्बिट के अंदर भी जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। इस आधार पर इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी हम लोगों ने कई छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हो गया, इसके अंदर एक एजीमुथल क्वांटम नंबर ये होगा, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर ये होगा, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर सहायक या द्विगंशी क्वांटम संख्या हुई। मतलब कई सहायक क्वांटम संख्याओं से मिलकर के एक प्रधान क्वांटम संख्या का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठेगा कि जब कई सहायक क्वांटम संख्याओं से मिलकर के एक प्रधान क्वांटम संख्या का निर्माण होता है, जब बहुत सारे एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलकर के एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनता है, तो फिर किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकते हैं? तो उसके लिए एक इक्वेशन दिया आसानी से समझने के लिए कि किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू होता है वो 0 to n-1 के इक्वल होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, और जो l के अंदर बहुत सारे किसी सपोज करें चौथा ऑर्बिट हमने लिया, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया, तो फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर से एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स l। अब कई है तो सबका अलग अलग नाम होना चाहिए, तो डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को s, p, d, f एटसेट्रा से डिनोट किया जाता है। अब पूछा गया कि किसी भी, जैसे किसी ने पूछ दिया फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है कि किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या के लिए सहायक क्वांटम संख्या l का मान 0 से n-1 तक होता है। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे, तो हम निकाल सकते हैं कैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू क्या होगा 0 to n-1। l इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to n इज इक्वल टू 1, देन 1-1। l इज इक्वल टू 0 to 1-1 इज 0। l इज इक्वल टू, अब 0 से 0 तक जब काउंटिंग करेंगे हम तो केवल एक 0 ही आएगा। इस 0 को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये s ऑर्बिट फर्स्ट s एजीमुथल क्वांटम नंबर उपकक्षा भी इसको कहा जाता है, सब ऑर्बिट भी सबसेल भी कहा जाता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, इसलिए इसको 1s भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोई पूछेगा सेकेंड ऑर्बिट में कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, और n इज इक्वल टू जब 2 होगा देन l इज इक्वल टू 0 to 2-1, बिकॉज n इज इक्वल टू 2 और फार्मूला है 0 से n-1। l इज इक्वल टू 0 to 2-1 इज 1। अब 0 से 1 तक हम काउंटिंग करेंगे तो l इज इक्वल टू एक 0 और एक 1, दो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे सेकेंड ऑर्बिट में। इस 0 को s कहा जाता है, 1 को p कहा जाता है। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट के हैं इसलिए ये 2s हो गया और ये
2p हो गया। मतलब दो एजीमुथल क्वांटम नंबर 2s और 2p से मिलकर के एक दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूसरी कक्षा का निर्माण होता है। यह शायद तो ऐसे कहें या ऐसे कहें कि सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर दो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं, पहला 2s और दूसरा 2p। एक एग्जाम्पल और देख लें। सपोज करें थर्ड ऑर्बिट के लिए किसी ने पूछ दिया, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 3। इफ n इज इक्वल टू 3 देन n इज इक्वल टू, इक्वेशन हमें मालूम है, 0 to n माइनस 1 और n इज इक्वल टू 0 to n इज 3, तो n के जगह लिख देंगे 3 माइनस 1। n इज इक्वल टू 0 to 3 माइनस 1 इज 2। अब 0 से 2 तक की काउंटिंग करेंगे तो आएगा 0 1 2, तो n इज इक्वल टू 0 1 2। इस 0 को कहते हैं s, 1 को कहते हैं p, 2 को कहते हैं d। चूंकि ये थर्ड ऑर्बिट के हैं इसलिए ये 3s, ये 3p और ये 3d के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन का यूज करके n इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और ये एरिया थोड़ा छोटा है, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिमिलर और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। एक और यहाँ कंडीशन है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, मोशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है तो चार्ज भी मूवमेंट कर रहा है, मींस फ्लो कर रहा है। एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मींस करंट फ्लो हो रहा है। चार्ज जहां मूवमेंट करता है वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू द ओर्स्टेड लॉ, when electric current is flowing through a given conductor, then a magnetic field is created around it. जब किसी चालक तार से, चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और सारे एक ही तरह के पार्टिकल हैं, इसलिए सबका सेम नेचर का, सबके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स एक फिक्स डिस्टेंस होगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इतने दूरी पर रह सकते हैं, इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। इस मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को कई और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसका नाम दिया गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी भी सहायक क्वांटम संख्या के अंदर गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आसपास निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर एजीमुथल क्वांटम नंबर को, सहायक क्वांटम संख्या को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। मतलब स्पष्ट है कि जिस तरह से कई एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलकर के एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनता था,
कई सहायक क्वांटम संख्याओं से मिलकर के एक प्रधान क्वांटम संख्या का निर्माण होता था, उसी तरह से कई चुंबकीय क्वांटम संख्याओं से मिलकर के क्या होता है, तो एक एजीमुथल क्वांटम नंबर सहायक या द्विगंशी क्वांटम संख्या का निर्माण होता है। मतलब किसी एक द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंदर कई चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं। फिर सवाल वहीं आकर के खड़ा हो गया क्या भाई, कि तब कौन से एजीमुथल क्वांटम नंबर, कौन से सब सेल, कौन से सब ऑर्बिट उपकक्षा के अंदर कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं। इन चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को ऑर्बिटल के नाम से भी जाना जाता है, कक्षक के नाम से जाना जाता है। इसका जवाब आया, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक इजी इक्वेशन दिया गया। क्या इजी इक्वेशन दिया गया कि किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, किसी भी सहायक क्वांटम संख्या के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू -L2 + L होती है। क्या होती है, m = -L2 + L। अब L क्या हो सकता है, तो L = S हो सकता है, L = P हो सकता है, L = D हो सकता है, L = F हो सकता है, L = G हो सकता है। इसका भी नामकरण किया जा चुका है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तक जितने तत्वों की खोज हुई है वो sp-df श्रेणी में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके फुलफिल हो जाते हैं। इसका नामकरण इसलिए कर दिया गया कि शायद भविष्य में कोई ऐसा तत्व मिल जाए जिसके इलेक्ट्रॉन्स को सजाने के लिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए sp-df कम पड़ जाए तो G का उपयोग किया जा सकता है। अब ये भी हमें पता है कि इस S की वैल्यू होती है 0, P की वैल्यू होती है 1, D की वैल्यू होती है 2, F की वैल्यू होती है 3 और G की वैल्यू होती है 4। अब आपसे कोई पूछे कि sp-df में S में या P में या D में या F में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे, कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स से मिलकर के F एजीमुथल क्वांटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बनता है, कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलकर के डी एजीमुथल क्वांटम नंबर बनता है, कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलकर के एस बनता है, एस एजीमुथल क्वांटम नंबर सहायक क्वांटम संख्या का निर्माण होता है। तो उसका जवाब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा एस कक्षा के अंदर, एस सब ऑर्बिट के अंदर, एस एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो एस के लिए क्या हो जाएगा, L = S के लिए 0, देन M = क्या होगा, M = -L2 + L। अब L की वैल्यू पुट कर देंगे, देन M = -02 + 0। -0 या +0 तो एक ही वैल्यू हुई, इसको लिख सकते हैं हम 0। ये एक बॉक्स होता है, बॉक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों के रहने के स्पेस को, इतना स्पेस हुआ, इसको हम 0 कहते हैं। मीन्स केवल एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलकर के जिसकी वैल्यू 0 होती है, इस सब ऑर्बिट का निर्माण। उसी तरह से अगर P के लिए पूछा जाए तो इफ L = P के लिए क्या होगा, 1, L = 1, देन M = -L2 + L, -L की वैल्यू 1, 1, 2 + 1। अब -1 से +1 तक काउंटिंग करेंगे हम, तो क्या आएगा, पहले -1 फिर 0 फिर +1, तो M = हो जाएगा -1, 0 + 1।
ये -1, ये 0, ये +1। मतलब 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स -1, 0 और +1 से मिलकर के p सब ऑर्बिट का निर्माण। एक एग्जाम्पल और देखें। डी के लिए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी के लिए L इज इक्वल टू 2, देन M इज इक्वल टू हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर प्लेस्ड इन डी सब ऑर्बिट? M इज इक्वल टू -2 to +2। -2 से +2 तक काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? M इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2, -2, -1, 0, +1 and +2, 1, 2, 3, 4, 5। 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिनकी वैल्यू क्रम से -2, -1, 0, +1, +2 होती है। इन पांचों से मिलकर के दूसरे सबसेल डी सबसेल का निर्माण हुआ, जिसकी वैल्यू 2 होती है, L इज इक्वल टू 2 होती है। इस तरह से इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी सब ऑर्बिट के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब किसी भी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर बस इतनी जगह होती है, इतना स्पेस होता है कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। उनमें भी कंडीशन है कि इसके अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। अब इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, और किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, और उसके अंदर जाने वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। मतलब ये ऐसे समझा जा सकता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो इसके फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड में जो स्पेस है वहां जो समझने के लिए बता रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन आएगा मीन्स न्यूक्लियस के नजदीक वाले पार्ट में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, और उसके बाद वाले में जो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के आधार पर, अपोजिट डायरेक्शन के आधार पर हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो स्पिन के डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के डायरेक्शन को, चक्रण की दिशा को बताता है। इसलिए इसका नाम स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। और ये एक स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, ये एक स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। मीन्स किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर मीन्स कक्षक के अंदर, ऑर्बिटर के अंदर 2-2 स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक को अपवर्ड एरो, दूसरे को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपवर्ड एरो को +1/2 और डाउनवर्ड एरो को -1/2 सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात समरी देख लें, क्वांटम नंबर क्या होता है? तो किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को, जितने एरिया में रह करके इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हैं, परिक्रमण करते हैं, उस संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कई छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार से बनाई गई, मतलब विभाजन जो हुआ उस परिक्रमण क्षेत्र का वो 4 प्रकार से हुआ, इसलिए क्वांटम नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर
एक एक सेक्शन बना दिया गया कि न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फर्स्ट क्वांटम नंबर में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो थर्ड में, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो फोर्थ में, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो फिफ्थ में, उसके बाद इसी तरह से क्रम से आगे। तो प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को जिन छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रधान क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। उस प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही प्रधान क्वांटम संख्या में, वो न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंस पर हो सकते हैं और न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंस पे होने के कारण उनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा। उस एनर्जी लेवल के आधार पर हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर या सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। अब किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला बना कि किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस एग्जाम्पल को देख करके हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर सहायक क्वांटम संख्या के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब मूवमेंट करते हैं उनके चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल होने के कारण, मूविंग चार्ज पार्टिकल होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को भी कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर डिवाइड किया गया था और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फिर सवाल उठेगा कि फिर कौन से एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे, तो उसके लिए इक्वेशन दिया गया कि किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर L के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू -L2 +L तक होती है, -L से +L तक होती है। जैसे यहां देखा जाए, अगर L बराबर 1 हो तो M इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितने होंगे, -1 to +1, because 1 is the value of L. L is azimuthal quantum number. -L to +L काउंटिंग करते हैं तो -1 0 +1, तीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स -1 0 +1 से मिलकर के इस L is equal to 1 मीन्स ये L is equal to 1 एजीमुथल क्वांटम नंबर का निर्माण। हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर इतना स्पेस होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसके अंदर आने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इस साइड में रहता है, न्यूक्लियस से नजदीक वाले साइड में रहता है, वो हमेशा जब उस एरिया में जाता है अपने, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है और उसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करता है। इसके रोटेशन के डायरेक्शन के आधार पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया। कई क्या, 2 छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जिससे चक्रीय क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है अपवर्ड एरो या +1/2, और जो सेकंड स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है डाउनवर्ड एरो या -1/2। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में बात आ रही होगी। थोड़ी दिक्कत हो तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल और देख लें।
कि हमारा एक गांव है, सपोज कीजिए, गांव को आप एटम मानिए, परमाणु। अब गांव का निर्माण कैसे हुआ? तो बहुत सारे घरों से मिलकर के, घर, ये घर क्या हो गए? तो प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। घर कैसे बनता है? बहुत सारे कमरों से मिलकर के एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे हो सकते हैं। हो सकता है एक ही कमरा हो सकता है 2 कमरों का मकान हो सकता है 4 कमरों का मकान हो। तो कमरा को हम मान लेते हैं सहायक क्वांटम संख्या। ये हो गया प्रधान क्वांटम संख्या n, ये हो गया सहायक क्वांटम संख्या l, क्वांटम नंबर l। अब कमरा कैसे बना है? तो कमरा ऐसे साइज का बना होता है, कोई छोटा कमरा होता है तो उसमें एक ही बेड लगाने की जगह होती है, कोई उससे बड़ा कमरा है उसमें 2 बेड लगाने की जगह है, कोई उससे भी बड़ा हॉल है तो उसमें 3, 4, 5, 7 भी बेड लग सकते हैं। तो जो बेड हो गया लगाया हमने कमरों के अंदर लोगों के सोने के लिए, आराम करने के लिए, उसको मान लिया हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बेड का साइज ऐसा होता है कि उस पर आराम से 2 लोग सो सकते हैं। अगर बेड ज्यादा पतला है, उस बेड पर जो लोग सोएंगे, ये मान लीजिए बेड है तो इस पे 2 लोग सोएंगे तो हाफ बांट दे, एक आदमी इस पार्ट में सोएगा, दूसरा इस पार्ट में सोएगा। ट्रेन से हम लोग जब सफर करते हैं रिजर्वेशन करा करके, तो ट्रेन का जो बर्थ होता है बहुत पतला होता है, ज्यादा चौड़ा नहीं होता। अब सपोज कीजिए आपने रिजर्वेशन कराया, आपका सीट कंफर्म हो गया, आप ही के परिवार में कोई एक ऐसा भी है जिसने रिजर्वेशन कराया तो था लेकिन उसका बर्थ कंफर्म नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि चलो एक कंफर्म बर्थ है हमारे पास, इसी के साथ हमारे साथ साथ ये भी चला जाएगा। जब रात होती है तो बैठने में दिक्कत होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही बर्थ पर किसी तरह से दोनों लोग एडजस्ट हो जाएं। तो हम क्या करते हैं कि हम सो गए यहाँ पर, और ये हमारा कंधा हो गया, तो ये पोर्शन थोड़ा चौड़ा होता है और पैर की तरफ थोड़ा पतला होता है, ये हमारा पैर हो गया। अब अगर यहां पर इसी तरफ सिर करके दूसरा हमारा साथी भी सोएगा तो उसका हो सकता है नीचे गिर जाए, इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना सिर यहाँ करता है और उसका कंधा ये हो गया, पैर इधर करता है, आराम से सो जाता है एक बेड के ऊपर। जिस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में सिर करके 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं, सो करके सो सकते हैं, उसी तरह से एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के रहने के स्थान को जो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं उसको हम लोगों ने कहा क्या? व्यक्ति, आदमी जो सोया हुआ है, इस आदमी को हम इलेक्ट्रॉन माने, और इलेक्ट्रॉन के रहने का जो स्पेस है उसको माने क्या? चक्रीय क्वांटम संख्या। चक्रीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। अब देखिए बहुत मजेदार है, एक नीचे से शुरू करते हैं। आदमी कहाँ सोया? तो बेड के ऊपर, तो आदमियों से मिलकर के बेड बना, उसी तरह से चक्रीय क्वांटम संख्या से मिलकर के चुंबकीय क्वांटम संख्या। कई बेड एक कमरे में लग सकते हैं तो बेडों से मिलकर के कमरा बना, कोई 1 बेड वाला कमरा, कोई 2 बेड वाला कमरा, कोई 3 बेड वाला कमरा, कोई 4 बेड वाला कमरा। उसी तरह से बेड मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, कमरा मतलब सहायक क्वांटम संख्या। सहायक क्वांटम संख्या माने एजीमुथल क्वांटम नंबर।
तो कई चुंबकीय क्वांटम संख्याओं से मिलकर के सहायक क्वांटम संख्या बना। और कमरा, कई कमरे से मिलकर के घर बनता है। हो सकता है कि वो घर एक ही कमरे का हो सकता है 2 कमरे का हो सकता है 5 कमरे का हो सकता है 10 कमरे का हो। तो कमरा हो गया सहायक क्वांटम संख्या और घर पूरा हो गया प्रधान क्वांटम संख्या। और बहुत सारे घर जब आपस में पास हो जाते हैं तो उनके पूरे के समूह को क्या बोल देते हैं? गांव। उसी तरह से वो गांव हो गया परमाणु। एक परमाणु के अंदर एक बहुत सारे प्रधान क्वांटम संख्याओं से मिलकर के एक परमाणु। अब ऐसे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर चले तो एक परमाणु के अंदर कई प्रधान क्वांटम संख्या, एक प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर कई सहायक क्वांटम संख्या, एक सहायक क्वांटम संख्या के अंदर कई चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर कई क्या 2 चक्रीय क्वांटम संख्या। एक एटम के अंदर कई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं, कई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कई एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कई चुंबकीय क्वांटम नंबर्स होते हैं। और हर चुंबकीय क्वांटम नंबर के अंदर एक 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं और उन स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर। लेकिन ये किसे दिखाई पड़ेगा? जो बेड पर आएगा उसको दिखाई पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर कौन सोया है, इधर कौन सोया है, जो बेड के पास आएगा। लेकिन जो कमरे के बाहर से देखेगा उसे तो केवल कमरा दिखाई पड़ेगा, बेड दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो केवल चुंबकीय क्वांटम संख्या ही समझेगा। इसी कमरे के अंदर वो लोग सोए हैं दोनों, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या में। जो कमरे के पास भी नहीं आएगा वो और बाहर दूर से जाकर के देखेगा उसे केवल कमरा दिखाई पड़ेगा। और घर के बाहर जाकर के खड़े होकर के देखेगा तो घर मान लीजिए 5 कमरे का है तो उसको क्या पता 5 कमरे में से किस कमरे में एक आदमी है तो सोया हुआ है, तो वो बताएगा कि घर के अंदर है, मतलब प्रधान क्वांटम संख्या में। और अगर गांव के बाहर जाकर के देखेगा तो गांव में तो बहुत सारे घर हैं, इसी के अंदर गया है भाई फलाना आदमी राम की बात। अब उस गांव में सैकड़ों घर हैं तो किस घर में है ये कैसे पता चलेगा? लेकिन यहाँ रहते हुए भी चक्रीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या में रहते हुए भी इलेक्ट्रॉन ये चक्रीय क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर में भी कहा जाएगा कि रहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी रहता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी रहता है और वही इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के अंदर भी रहता है। ये कहीं इलेक्ट्रॉन हमेशा इन चारों क्वांटम संख्याओं के अंदर रहता है और ये चारों क्वांटम संख्याएं इसी एटम के अंदर है, इसलिए कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 क्वांटम संख्याओं में निवास करता है। उसके बारे में फिर आगे हम लोग समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एक चीज याद रखनी है हम लोगों को, ये जो सब सेल्स हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर SPDF, जी भी लिख दें। S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, F में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और G में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद करके रखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले और भी बहुत सारी बातें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या अक्सर कि 3D
में इलेक्ट्रॉन पहुंचे उससे पहले 4s में पहुंचता है। इसका कारण क्या है? अगर कोई पूछता है आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर सारी बातों को, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं हो। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। आपके लिए ये सवाल छोड़ करके जाता हूं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि 3D से पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p6 वगैरह, तो 3D से पहले 4s भरता है और 4s के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्लास समझ में आई हो? अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरा का पूरा लेक्चर देखें, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। और हमें लगता है कि कंसेप्ट को अगर हम पकड़ के चलें फिजिक्स के अंदर, तो फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो एग्जाम में आए या फिर डिबेट में कहीं सामने आए आप उसमें हार करके आएंगे। हमेशा आपके विजय का झंडा लहरा करके आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।